जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। बच्चों को एक बार फिर से ताजा दूध सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक बार फिर से ताजा दूध की उपलब्धता होगी। बच्चों की थाली का रेट अब 20 रुपए होने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला समूहों के जरिए स्थानीय स्तर पर बच्चों को दूध उपलब्ध कराने की नई तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को ताजा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। दरअसल प्रदेश में पिछली सरकार के समय अमृत दूध योजना शुरू की गई थी और इसके जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद पैकेट में लंबे वक्त तक खराब नहीं होने वाला दूध दिया जाता था। ज्यादातर बच्चों को ताजा दूध पसंद आता है। मौजूदा तैयारियों को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि बच्चों को भरपूर पोषक आहार मिले, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की थाली का रेट बढ़ाकर 20 रुपए करने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने बताया कि केंद्र की ओर से जारी अभी तक राशि नहीं बढ़ाई गई है। राज्य स्तर पर प्रदेश के तहत चलाई जा रही मुख्यमंत्री पोषण अभियान के तहत यह राशि बढ़ाई जाएगी। पिछले बजट में पूरक पोषण आहार के तहत 745 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था और इस बार बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में अभी परोसी जा रही थाली का महिला समूहों को फिलहाल 9 से 10 रुपए के बीच भुगतान किया जा रहा है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 रुपए प्रति थाली करने की तैयारी की जा रही है। और एनीमिया और कुपोषण पर प्रदेश स्तरीय पड़ताल में सामने आया था कि ज्यादातर समूह बच्चों की थाली में पोषण आहार नहीं परोस पा रहे हैं, यानी कि मूल्य में कटौती कर रहे हैं। एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में पिछड़ा वर्ग संघर्ष कमेटी जुट गया है। बैठक में यहां पर रणनीतियां बनाई गई है। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की आवश्यक बैठक जो है बीते दिन संपन्न हुई है सामुदायिक भवन भानु प्रतापपुर में, जिसमें भानु प्रताप ब्लॉक के अलावा ब्लॉक स्तरीय जो पदाधिकारी हैं एवं जो यहाँ पर युवा वर्ग है वो पूरी तरीके से उपस्थित रहे। और इस बैठक को संबोधित करते हुए जो भी यहाँ पर जो अधिकारीगण हैं, इनका कहना है कि इनकी 6 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार द्वारा आज तक किसी भी निर्णय में नहीं पहुंचा गया है और इस बात को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज के लोग आक्रोशित हैं। आने वाले दिनों में गठन को मजबूत करके संपूर्ण बस्तर संभाग सहित पूरे प्रदेश स्तर पर जो यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, इसकी राह पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बताया गया है कि अब जो है जल्द से जल्द जिला का गठन किया जाएगा और ऐसे में इस बैठक में 27% आरक्षण लागू किए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्राम पंचायतों में बहुल्यता के कारण ऐसे ग्राम पंचायतों में सरपंच, इसके अलावा पंच का पद पिछड़ा वर्ग को दिए जाने को लेकर के अब संघर्ष जो है किया जाना है। कुल मिलाकर के 27% आरक्षण की मांग को लेकर के लागू करवाने के लिए अब अपनी मांगों को रखने के लिए अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में पिछड़ा वर्ग समाज जुट रहा है। पशुपालकों और स्व सहायता समूह की महिलाओं के खाते में एक बार फिर से पैसे डाले गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि अंतरित की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती शाम अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में गोबर विक्रेता और गौठान समितियों तथा महिला स्व सहायता समूहों को कुल मिलाकर 5 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे गौठान और गोधन न्याय योजना की सफलता अब किसी से छुपी नहीं रह गई है। इसके अलावा अब तक राज्य के 2800 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इसकी बात की जानकारी इन्होंने प्रदेशवासियों को दी है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने कहा कि स्वावलंबी गौठान अब गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्वयं की राशि से गोबर खरीदी और गौठान की व्यवस्था करके जो गौठान है इसको संभालने लगे हैं। छत्तीसगढ़ से बनारस जा रही बस 100 फीट नीचे खाई में गिर गई। शहडोल में यह हादसा हुआ। 12 साल की बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 44 लोग घायल हुए हैं और लगभग 5 लोगों की हालत गंभीर बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के लिए निकली एक और बस हादसे का शिकार हो गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल के पतई घाट पतखई घाट में बस अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 12 साल की बच्ची सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 44 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 5 के हालात गंभीर हैं। घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कवर्धा से भोरमदेव ट्रेवल्स की बस बीती रात जो है बनारस के लिए निकली थी। रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब शहडोल के सिंहपुर थाना क्षेत्र के पतखई घाट पहुंची थी। वहां पर अनियंत्रित होकर यह जो बस है सड़क से नीचे पलट गई और हादसे के वक्त जो है चीख पुकार मच गई। इस दौरान वहां से निकल रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद बीच बचाव का कार्य शुरू किया गया।
और अब बात करते हैं राज्यपाल के सामने कुलपति मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दीक्षांत समारोह स्थल पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा सामने आया। पुलिस से धक्का मुक्की, बोले जब क्लास ऑनलाइन तो एग्जाम ऑफलाइन को, यानी कि ऑफलाइन की परीक्षा की मांगों को लेकर लगातार स्टूडेंट्स अपना पक्ष रख रहे हैं, खास करके एनएसयूआई का संगठन। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह के बाहर एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। जब राज्यपाल समारोह में शामिल होकर लौट रही थी तो उस दौरान एनएसयूआई के छात्रों ने कुलपति मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाने शुरू किए। इस बीच पुलिस के साथ छात्रों की थोड़ी झूमाझटकी भी हुई। छात्रों का कहना है कि जब साल भर क्लासेस ऑनलाइन लगी गई है तो यहाँ पर एग्जाम ऑफलाइन लेने का निर्णय क्यों लिया गया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि कुलपति इसके अलावा जो भी यहाँ पर संबद्ध जो विश्वविद्यालय हैं इनको बाकायदा निर्देशित किया गया है ऑफलाइन एग्जाम लेने को ही लेकर। साथ ही साथ जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तो इनको जो है कुलपति द्वारा एक संदेश भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आप जो है प्रदर्शन के चक्कर में मत पड़े, आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। अब इसको लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने मांग की है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय अपने निर्णय को वापस ले। एनएसयूआई के छात्रों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह से 8 से 10 महीने कॉलेज बंद थे और ऐसे में कॉलेज के जो छात्र हैं इनकी पढ़ाई पर प्रभावित हुई है और इस दौरान न कक्षाएं लगाई गई और न ही कॉलेज में पढ़ाई हुई और ऐसे में प्रबंधन ऑफलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर लगातार छात्र अपना प्रबंधन जो है आंदोलन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है शराब को लेकर के, जहां पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है छत्तीसगढ़ के 18% पुरुषों ने शराब छोड़ी है, लेकिन पीने वाले महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। 100 में से 5 महिलाएं अपना शराब पी रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के 17.9% पुरुषों ने शराब पीना छोड़ दिया है। 12.1% पुरुषों ने तंबाकू को भी त्याग दिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। प्रदेश में तकरीबन 34.8% पुरुष शराब का सेवन कर रहे हैं, 43% तंबाकू चबा रहे हैं, जबकि 2015-16 में हुए सर्वे में बताया गया था कि राज्य के तकरीबन 55.2% पुरुष तंबाकू चबाते हैं, वही 52.7% शराब का नशा करते हैं। प्रदेश में हर 100 में से 5 महिलाएं शराब पी रही हैं, जबकि 17 महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना की दहशत की वजह से राज्य सहित पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और उस समय शराब सहित अन्य नशे की सामग्री पर रोक लग गई थी। नशे की सामग्री नहीं मिलने से कुछ लोगों ने शराब और तंबाकू सहित अन्य चीजों का नशा करना छोड़ दिया। ऐसे में महिलाओं की बात करें तो लगभग 4.5% महिलाओं ने तंबाकू का नशा छोड़ा है। वर्तमान में 17% महिलाएं तंबाकू चबा रही हैं, लेकिन शराब पीने के मामले में महिलाओं की संख्या पहले जितनी ही है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के बजट की बात करें जो आने वाले दिनों में पेश होने जा रहा है। यहाँ पर लगभग 15 साल से मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री बने हुए हैं और उन्हीं के पिटारे से यहाँ पर प्रदेश का बजट हर वर्ष निकलता है। अक्सर करके बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इस बार 7 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी कि आज के दिन से, और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौथी बार आम बजट पेश करने जा रहे हैं। तय हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट 9 मार्च को सामने आएगा। बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री की होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से वित्त मंत्री की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपने पास ही रख रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते हैं। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से ऐसा नहीं था। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। ऐसे में 1 नवंबर 2000 को नया राज्य अस्तित्व में आया, नई सरकार बनी थी और ऐसे में पहला वार्षिक बजट 2001 में आया था। डॉक्टर सिंहदेव ने 3 बार बजट पेश किया। ऐसे में 2003 के आखिर में प्रदेश की सत्ता बदली और डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उस समय भी वह परंपरा कायम थी। डॉक्टर सिंह ने बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री बनाया और इस हैसियत से 2004-05 से लेकर 6-7 तक के 3 बजट अमर अग्रवाल ने पेश किए। उसके बाद से अमर अग्रवाल तो पद से हटा दिया गया। साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली और तब से लेकर के यह सिलसिला अब तक जारी है। लगभग 15 साल बीत चुके हैं और जब बात आती है आम बजट की तो ये लगभग अब प्रदेश के मुखिया द्वारा ही पेश किया जाता है। और अब एक नई खबर की शुरुआत करते हैं, जहां पर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है युवाओं के लिए, जो अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 4 साल में लगभग 25 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे में पहले साल 10 लाख रुपए की स्वीकृति होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। खेलो इंडिया खेल योजना के तहत शिवतरई में यह प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 4 सालों में 25 लाख रुपए मिलेंगे। पहले
पहले साल 10 लाख रुपए मिलेगा और इसमें 5 लाख रुपए में खेल मैदान और 2 लाख रुपए खेल सामग्री के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 3 लाख रुपए प्रशिक्षकों की सैलरी पर खर्च किए जाने हैं। इससे क्षेत्र के तीरंदाजी को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। सांसद अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर में खेलो इंडिया योजना के तहत राज्य स्तरीय सेंटर के बाद तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र शिवतरी, जो कि कोटा के अंतर्गत है, इसके रूप में खिलाड़ियों को एक और बड़ी सौगात मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में अदालतों की यहां पर आईटी भूमिका बढ़ने जा रही है। गवाही में डॉक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का प्रस्ताव हुआ है। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के बीच यहां पर चर्चा की गई है। कोरोना काल में प्रभावित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी और सुनवाई कुछ मामलों में सामान्य दिनों में जारी रह सकती है। सरकार और उच्च न्यायालय दोनों स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने की कवायद जारी है। अभी छत्तीसगढ़ की अदालतों में डॉक्टरों की गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री बघेल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बीच मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी के बीच बीती रात को इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। रायपुर के राज्य अतिथि गृह पहुना में यह बैठक हुई है। यह बैठक छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की निचली अदालतों में सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक प्रभावी उपयोग पर केंद्रित थी। इस दौरान ई कोर्ट और ई चालान प्रणाली की प्रगति पर भी बातचीत हुई है। और अब बात नगर निगम का बजट 15 तारीख को पेश होने जा रहा है। सौगातों की उम्मीद कम है, अधूरे प्रोजेक्ट पर जोर देने जा रही है। दरअसल बात करें तो राजधानी रायपुर नगर निगम का बजट 15 मार्च को होगा। वही बताया जा रहा है कि इस बार किसी भी बड़ी सौगात की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। बजट में अधूरे प्रोजेक्ट पर खास तौर पर बातचीत होगी। बजट पेश करने के बाद सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई है। इस वित्तीय वर्ष में सौंदर्यीकरण, सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण आदि मुद्दे को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य अधूरे प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होने जा रही है। यानी कि बात करें तो इस वर्ष की बजट की बात करें रायपुर नगर निगम के, तो नई सौगातों को उम्मीद कम मिल रही है। हालांकि जो बीते वर्षों के अधूरे प्रोजेक्ट हैं, इनको पूरा करने के लिए इस बजट में ज्यादा फंड रखा जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि नागपुर से गोंदिया रूट पर 7 से 13 मार्च तक 10 ट्रेनें निरस्त की जा चुकी हैं। राजनांदगांव और कलमना के बीच तीसरी लाइन का काम होने जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कलमना के बीच तुमसर रोड रेलवे स्टेशन में तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है और इसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते 7 से लेकर 13 मार्च तक इस रूट में चलने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। रेलवे अफसरों के मुताबिक नागपुर रेल मंडल के तुमसर रोड रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का नॉन इंटरलॉकिंग का काम 6 से लेकर 9 मार्च तक चलेगा। काम होने के बाद सभी गाड़ियां समय पर चलेंगी। रेलवे प्रशासन ने विकास कार्यों में आम जनता से सहयोग की अपेक्षा के साथ साथ यात्रा बाधित होने के लिए खेद व्यक्त किया है। दिल्ली दौरे से वापस लौट चुके हैं टीएस सिंहदेव। राज्यसभा जाने के विकल्प से किया इन्होंने इनकार, कहा छत्तीसगढ़ में ही करेंगे काम। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीती रात को दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। बीती शाम को वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर लौटे हैं। रायपुर में उन्होंने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यसभा जाने के विकल्प से इन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में ही रहकर काम करेंगे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।